हाय एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आपके आने वाले जैब एग्जाम से पहले हम आपके लिए लाए हैं अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम आपकी मैकमिलन आईआईबीएफ बुक्स के अंडर जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए गए हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में मैं मॉड्यूल ए डिस्कस करूंगी, जो अगर आप बैंकर्स हैं तो आप जानते हैं बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मॉड्यूल है। इसमें इंट्रोडक्शन है रिटेल बैंकिंग की, तो ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए ईजी होंगे। अब चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज हैं उसका सबसे बड़ा ये एक एडवांटेज है कि आप इसमें 0.5 मार्कर्स के जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, कई बार इसमें आपको इन्हीं क्वेश्चंस की अडेप्टेशंस कुछ फॉर्म चेंज करके, कुछ फिगर चेंज, फैक्ट चेंज करके आपको कई बार एग्जाम्स में दिख जाता है। सो ये जो सिंपलर क्वेश्चंस हैं वो आपको टैकल करने में हेल्प करेगा। सेकेंडली, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कई बार इतनी मोटी बुक्स, इतना हैवी सिलेबस को किस तरीके से आप टैकल करें, उसमें ये आपको बहुत ही क्लियर कट पाथ दिखाते हैं, बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं कि किन चीज़ों में पे मैं फोकस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और किस तरीके से अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकती हूँ। अगर आपको ये अपना कोर्स हैंडल करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो कंसिडर लुकिंग एट आवर कोर्स। इसमें आपको 15 मिनट वीडियोस में बहुत क्विकली समराइज्ड तरीके से आपके रेलेवेंट टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं। आपको कोर्स में रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स दोनों मिलेंगे और चैप्टर वाइज क्विजेस जो आपको अच्छी प्रैक्टिस बिठाने पे हेल्प करेंगे वो भी मिलेंगे। उसके अलावा, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप 10 फुल लेंथ टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स में, जो आपको एग्जाम लाइक फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी एनालिसिस करने के बाद डिवेलप किए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जाके कोई भी एंग्जाइटी ना हो और आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो कि किस तरीके से मैं पूरा का पूरा जो आपका टेस्ट है उसको हैंडल करने वाला हूँ। प्लीज रिमेंबर, आप JAIIB 75 कोड यूज करके 75% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The advantages of retail banking include: Option A, risk is less as client base is large. Option B, income is relatively more as spread is more. Option C, stable model with less volatility. Option D, all of the above. चलिए इसको देख लेते हैं। एडवांटेजेस ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिटेल बैंकिंग की। क्लाइंट बेस लार्ज होना, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स लार्ज होना। आप जानते हैं रिटेल बैंकिंग का कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग से फर्क यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स लार्ज है, मतलब ये आपको डाइवर्सिफाई करने की, डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि जितना आपका लार्ज पूल ऑफ कस्टमर्स हो उतना ही आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। कोई छोटे छोटे लोन के डिफॉल्ट होने की वजह से आपका बैंक ठप नहीं होएगा। सो रिस्क इज लेस, दिस इज करेक्ट। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेना है, जल्दी जल्दी में फर्स्ट स्टेटमेंट मार्क नहीं कर देना है एग्जाम में कभी भी दिखे। सो लेट्स लुक एट अदर स्टेटमेंट्स। इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड इज मोर। स्प्रेड यानी कि इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। आप जानते हैं कि कासा अकाउंट्स यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट पे एक बैंक को काफी कम इंटरेस्ट देना होता है, और ओवरऑल क्योंकि लोन प्रोडक्ट्स पे भी जो रिटेल कस्टमर इतना स्मॉल है कि उसके पास बहुत ज़्यादा लेवरेज पावर नहीं होती कि वो लोन की टर्म्स डिक्टेट कर सके, इंटरेस्ट रेट डिक्टेट कर सके। तो रिटेल बैंकिंग का ये एक मेजर एडवांटेज होता है कि उनके पास इंटरेस्ट रेट जो उनको अपने लोन टेकर्स से लेना है और लोन गिवर्स को, डिपॉजिटर्स को देना है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। सो स्प्रेड इज डेफिनेटली मोर। जितना ज़्यादा इस पे स्प्रेड होगा उतनी बैंक की प्रॉफिट्स अच्छे, उतनी बैंक की इनकम अच्छी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आप देख पा रहे हैं आंसर कहाँ जा रहा है। स्टेबल मॉडल विथ लेस वॉलेटिलिटी, यानी कि रिटेल कस्टमर्स कोई कॉर्पोरेट कस्टमर्स की तरह जो इकोनॉमी की रिसेशन बूम की साइकिल है उसको फॉलो नहीं करते। तो ऑलमोस्ट स्टेबल डिमांड होती है, स्टेबल तरीके से उनके लोन्स रीपे होते हैं, स्टेबल लेवल ऑफ रिस्क रहता है। तो लेस वॉलेटिलिटी होने की वजह से एक स्टेबल मॉडल रिटेल बैंकिंग को आप मानते हैं। तो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, all of the above. Let's look at the next question. Which of the following is not an advantage of retail banking? Please अपने एग्जाम में क्वेश्चंस गलत पढ़ने की वजह से क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। सो यहाँ पे कौन सी एडवांटेज नहीं है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल। बी, हाई कस्टमर लॉयल्टी। सी, लेस वॉलेटिलिटी इन बिजनेस। या डी, हाई डिफॉल्ट रेट्स। अभी अभी हमने एडवांटेजेस में इसी के ऑपोजिट देखा, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन डी होना चाहिए, हाई डिफॉल्ट रेट्स। क्रॉस सेलिंग यानी कि
एक बैंक अपने कस्टमर्स को अदर प्रोडक्ट्स की भी सेलिंग कर सकता है, जैसे कि पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंश्योरेंस। हाई कस्टमर लॉयल्टी आप देखते हैं, क्योंकि रिटेल कस्टमर्स बार 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 अपने बैंक चेंज नहीं करते, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट रेट शॉपिंग पे उतना नहीं जाते जितना कॉर्पोरेट कस्टमर्स कर सकते हैं, और वॉलेटिलिटी बिजनेस में कम है, ये हम अभी अभी देख चुके हैं। तो डिफॉल्ट रेट ज़्यादा नहीं होते, काफ़ी स्टेबल मॉडल है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग? अगेन नॉट पे ध्यान दीजिए, नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन बी मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग टर्म लोन्स फॉर प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्लियरली टर्म लोन्स यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि ज़्यादातर कॉरपोरेट कस्टमर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स लाइक गवर्नमेंट लेते हैं। तो इतने लंबे बड़े बड़े लोन्स रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। रिटेल बैंकिंग आपकी सिंपल सी बैंकिंग है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, बैंक डायरेक्टली उन्हीं से डील कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल बायर से डील नहीं कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर हियर शुड बी ऑप्शन सी। Let's look at the next question. After the outbreak of COVID-19, the future of retail banking will depend mainly on COVID-19 की वजह से आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुआ, शॉप्स बिजनेसेस बंद हो गए, बैंक्स को अपने कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग कम करनी पड़ी। अब इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए ब्रांच बैंकिंग, ऑप्शन बी ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग, ऑप्शन सी डिजिटल बैंकिंग, डी नन ऑफ द अबव। क्लियरली ब्रांच बैंकिंग कम ही हुई, ब्रिक एंड मॉर्टर यानी कि एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट पे जाके, जो एक्चुअल ईंट पत्थर की बिल्डिंग है उसमें वहां पे जाके एक्चुअली में डीलिंग करना, ये भी कम ही हुआ। डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करी। तो रिटेल बैंकिंग इस पीरियड के बाद डिजिटल बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगी। लोग पेमेंट्स एंड सेटलमेंट डायरेक्टली ऑनलाइन करने लगे, बहुत सारे ऐप्स स्टार्ट हो गए, फिनटेक कंपनीज आ गई बैंक्स को असिस्ट करने में अपने प्रोडक्ट्स को कंफर्टेबली कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The proportion of housing loan in retail segment is more than। अब ये आपको क्वेश्चन दिखाएगा कि किस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो आपके बुक्स में ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं, एक्सेल शीट के जो छोटे छोटे टेबल्स बने हुए हैं, उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यही फैक्चुअल डेटा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कोई भी आरबीआई की रिपोर्ट्स हैं जो आपसे पूछी गई हैं आपकी बुक में, आपको वो भी देखनी है। तो कितना आप बता सकते हैं कि कितना यहाँ पे होगा? 50%, 60%, 75 या 45%। हाउसिंग लोन का रिटेल सेगमेंट में कितना प्रोपोर्शन है, कितना लोन्स हाउसिंग लोन्स को केटर कर रहे हैं रिटेल सेगमेंट में? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। दिस इज एज पर द आरबीआई's रिपोर्ट मेंशन्ड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग इज A. Strategic business unit approach, B. Departmental approach, C. Integrated approach, D. Any one of the above। इसमें से कोई भी एक। I'm sure you know that the correct answer here would be option D. Any one of the above। ऐसा क्यों? Strategic business approach या Departmental approach या Integrated approach, इसमें से कोई भी बैंक फॉलो करता है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी कि बैंक अपने बिजनेसेस को कुछ स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में डिवाइड कर देता है, जैसे कि लोन एक कंपोनेंट हो गया, और फिर इसके अंडर सारे फंक्शंस होते हैं कि जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का फंक्शन है, एचआर का फंक्शन है, वो सब बिजनेस यूनिट प्री डिफाइन हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस उसी के अंदर आते हैं। पर दूसरा वेरिएंट है इसका डिपार्टमेंटल अप्रोच, जिसमें डिपार्टमेंट्स पहले से सॉर्टेड हैं और वो सारे ही फंक्शंस को के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं जब भी नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फिर आपका एचआर डिपार्टमेंट होएगा, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे जो हर सेगमेंट, हर बिजनेस सेगमेंट, जैसे कि लोन्स, डिपॉजिट्स, पैरा बैंकिंग एक्टिविटी, सारे ही जो एम्प्लॉयज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो हर डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस देंगे। तो ये आपका डिपार्टमेंटल। और इंटीग्रेटेड अप्रोच ज़्यादातर स्मॉलर बिजनेसेस यूज करते हैं, जिसमें वो अपने अलग अलग फंक्शंस और यूनिट्स को इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी वो केटर करने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच में। तो रिटेल बैंकिंग इनमें से कोई भी एक मॉडल फॉलो कर सकता है। तो द आंसर इज ऑप्शन डी। Let's look at the next question.
foreign banks which entered retail banking activities were not able to achieve their business objectives. A. Continued with their business despite not being profitable. B. Moved out of the business. C. Changed their focus with some strategic changes. D. None of the above. अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग में डिस्कस्ड है और उसमें ये बताया गया कि स्पेशली इंडिया में जब फॉरेन बैंक्स अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पाए, उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या था? हाई डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा लोन्स और एडवांसेस को एडवांस करके, वो जब ये ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाए, इवेंचुअली उन्होंने अपना ये इस तरीके का बिजनेस बंद कर दिया. दे मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस. वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपको एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग अच्छे से आता है तो ही आप ये हैंडल कर पाएंगे. तो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. Let's look at the next question. The suitability of a business model or approach of a bank depends upon. किस तरीके का एक मॉडल या अप्रोच एक बैंक को अपनाना चाहिए, उसमें क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, क्या सूटेबिलिटी डिसाइड कर सकता है. ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ओनली. ऑप्शन बी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ओनली. ऑप्शन सी, बिजनेस मिक्स ओनली. या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. थोड़ा लॉजिकली भी आप अगर सोचें तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करेगी कि एक बैंक या एक बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो ब्रॉडली अचीव करने की कोशिश कर रहा है. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे हर सेगमेंट में किस तरीके से क्या गोल्स और टारगेट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं एक बिजनेस के. और बिजनेस मिक्स ये दिखाएगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स एक कस्टमर तक पहुंचाए जा रहे हैं एक बिजनेस के. फॉर एग्जांपल, एक बैंक के लिए डिपॉजिट्स, लोन्स, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे उसके बिजनेस मिक्स में आ जाते हैं. तो ये सभी चीजें डिसाइड करेंगी किस तरीके का मॉडल या किस तरीके की अप्रोच एक बैंक यूज करेगा अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए. सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. लेट्स लुक एट क्वेश्चन 9. बिजनेस मॉडल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट. बिजनेस मॉडल को डिफाइन करते वक्त कई चीजें एक बैंक ध्यान में रखता है. इनमें से क्या चीज नहीं ध्यान में रखनी चाहिए, उसे क्या एस्पेक्ट कंसिडर नहीं करना चाहिए अपना बिजनेस मॉडल डिवेलप करते वक्त. ऑप्शन ए, प्रोडक्ट. ऑप्शन बी, कैपेसिटी. ऑप्शन सी, डिलीवरी चैनल. या ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी. क्लियरली कैपेसिटी तो बैंक को बढ़ाते रहना चाहिए, उसको कैपेसिटी को एक रिस्ट्रिक्शन नहीं मानना चाहिए अपने बिजनेस मॉडल के लिए. तो प्रोडक्ट, डिलीवरी चैनल और टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल डिटरमिन करते हुए पार्ट होते हैं, लेकिन कैपेसिटी नहीं होता. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन बी. नाउ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है अपनी प्रिपरेशन में या आप किसी फ्रेंड को जानते हैं जिसको नीड है, तो प्लीज रेकमेंड दिस कोर्स. इसमें आप JAIIB 75 जरूर यूज कीजिए. इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट्स भी मिलेंगे और आपका जो सारा सिलेबस है बहुत ब्रीफ स्निपेट वीडियोस में कवर किया हुआ है, ताकि आपको बीइंग बैंकर्स जो टाइम की प्रॉब्लम आती है, लिमिटेड टाइम है आपके पास अवेलेबल, तो आप सिंप्लीफाइड समराइज्ड नोट्स पढ़ के 15-15 मिनट की वीडियोस हर चैप्टर के लिए देख के, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 15-15 मिनट की वीडियो देख के, जहाँ पे टाइम की अवेलेबिलिटी हो उससे आप समराइज कर सकते हैं अपना कोर्स, बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं. 10 फुल लेंथ टेस्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स. प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोर्स, इससे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. Let's now look at question 10. The implementation models followed by banks for retail banking include: number 1, horizontally organized model. Number 2, vertically organized model. Number 3, predominantly vertically organized. और number 4, predominantly horizontally organized. ये चारों ही मॉडल्स बैंक यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है. वैसे वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में एक बैंक अपने हर कस्टमर के लिए सेम इंफॉर्मेशन सेट यूज कर लेता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड में जो हर सेगमेंट है वो टिपिकली सेग्रीगेटेड होता है. हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड में डिपॉजिट्स, लोन्स, इनसे आने वाली कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को इंटरचेंजेबली यूज नहीं किया जाता. तो टिपिकली देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड यूज करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स. अब इसी में अगर ज्यादातर चीजों के लिए आप इंफॉर्मेशन पूल सिमिलर यूज करें और कुछ स्पेसिफिक नीड के प्रोडक्ट्स के लिए आप एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करें, तो वो प्रिडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा. और प्रिडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड वही हो जाएगा जिसमें
हर चीज के लिए ज्यादातर सेगमेंटेशन है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन पूल यूज किया जा रहा है. तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 4. आई हैव आल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू कि इन सारे वर्ड्स का, इन सारे फ्रेजेस का मीनिंग क्या है. नाउ next question, which one of the following ways the price structuring for products and services is attempted by banks? इनमें से कौन से तरीकों से price structuring banks attempt करते हैं करने की? Number 1, standalone pricing for different products and services. Number 2, special quoted for high value deposits. Number 3, bundled or holistic pricing based on टोटल रिलेशनशिप. अब ये क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके की प्राइस स्ट्रक्चरिंग, किस तरीके से बैंक अपने कस्टमर्स को अपने प्राइसेस कोट करता है, क्या चीजें उसमें फैक्टर इन करता है, उस टॉपिक पे बेस्ड है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. स्टैंडअलोन प्राइसिंग में आप हर प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिस पे जो भी उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है आपको कस्टमर की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डिटर्मिन करते हैं स्टैंड अलोन प्राइसिंग हर प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिस पे. स्पेशल कोटेड फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट, कोई कस्टमर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, HNI या HNWI, जो काफी ह्यूज अमाउंट की डिपॉजिट बैंक के लिए ला रहा है, उसको आप स्पेशल कोटेड प्राइस दे सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा फंड्स वो एक ही कस्टमर ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू कस्टमर बैंक के लिए लाता है. बंडल्ड प्राइसिंग हो सकती है अगर एक बैंक के साथ किसी भी कस्टमर की, किसी भी टाइप के कस्टमर की काफ़ी ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप है, टोटल रिलेशनशिप पे बेस्ड, यानी कि वो एक बैंक के थ्रू अपनी सारी एक्टिविटीज़ वन स्टॉप सोल्यूशन की तरीके से कर रहा है. फॉर एग्जांपल उनकी डिपॉजिट्स हैं, उसी बैंक से उसने लोन्स भी लिए हुए हैं, उसके अलावा कोई कई सारी पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ जैसे इंश्योरेंस, मोबाइल बैंकिंग और पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स जिसमें बैंक एज एन एजेंट एक्ट कर रहा है, और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सबको एक बंडल के तौर पे पूरे के पूरे अकाउंट सर्विस की क्या कॉस्टिंग पड़ रही है उस तरीके से बैंक उस प्रोडक्ट का प्राइस स्ट्रक्चरिंग कर सकता है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग. इसमें और भी डिटेल में आपको प्राइसिंग जाननी है, यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर रियली वेल फॉर योर एग्जाम. Let's look at the next question. Which of the following is not included under retail banking? Option A, online banking. B, medium business. C, high net worth individuals. या D, corporate entities. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट एंटिटीज होलसेल बैंकिंग का पार्ट होती हैं, रिटेल बैंकिंग का नहीं. यहाँ पे बैंक्स टिपिकली सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग, मीडियम बिजनेस और मैक्सिमम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स बैंक के लिए लाते हैं, हाई नेटवर्थ कस्टमर्स होते हैं, हाईली वैल्यूड इनके अकाउंट्स होते हैं, यहाँ तक आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे. कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए होलसेल बिजनेस बैंक का अप्लाई होता है जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज़ जैसे कि गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको केटर करते हैं. तो रिटेल बैंकिंग का पार्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज़ नहीं है. Let's look at the next question. Which one of the following forms is the backbone of retail banking income? A, liability products. B, asset products. C, treasury products. या D, both A and B. ये थोड़ा सा confusion question है, लेकिन ज़्यादातर बैंक की एक income आती है loan segment में, retail banking में. So the correct answer for a bank, a loan is an asset product. इस पे उसको regular income हो रही है. The correct answer here is option B. This is according to your book and based on data by Reserve Bank of India. Now, under which category the sale of insurance product falls? ये अभी हमने डिस्कस किया है कि एक बैंक की जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना, इसके अलावा जो एक्टिविटीज हैं जहाँ पे बैंक एज एन एजेंट एक्ट कर रहा है और कमीशन बेस्ड फी इनकम एक्वायर कर पा रहा है, वहाँ पे आप उस तरीके के प्रोडक्ट्स को डालेंगे जो डायरेक्टली जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट. तो इसको आप क्या टर्म देते हैं? या तो आप इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स या इसे बोलते हैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटी, जैसे कि बैंक अश्योरेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस. तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करने की नीड. Profitability is a measure of an organization's profits relative to its expenses. B, it compares how much profit a company makes compared with its overall revenue and costs. C, profitability is a measurement of efficiency and ultimately its success or failure. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. क्लियरली आप देख पा रहे होंगे हर चीज ही यहाँ पे आपको ओवरऑल हेल्प कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करने में. तो तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं. प्रॉफिटेबिलिटी मेजर ऑफ
ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट्स रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंसेस, कितना ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस कर रही है और कितना कमा पा रही है उससे, वो बिल्कुल सही चीज है यहाँ पे ऑप्शन ए। compares how much profit a company makes compared with its overall revenue and costs। ये परसेंटेज टर्म्स में अगर आप डिटरमिन करें कि कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपके कितनी इनकम आ रही है और एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके अगेंस्ट, ये भी एक डिफरेंट वे में सेम ही बात कही जा रही है। और तीसरा, एफिशिएंसी देखता है कि कितने अच्छे से आप अपने लगाई हुई कॉस्ट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं रिटर्न्स जनरेट करने में, और एक बिजनेस सक्सीड हो रहा है कि नहीं, अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर पा रहा है कि नहीं, ये देखने में। तो प्रॉफिट का आंसर, प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन ये तीनों ही हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉफिट? नॉट ए ग्रॉस प्रॉफिट, बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सी नेटेड प्रॉफिट, या डी नेट प्रॉफिट। Now you know that C is incorrect. The correct answer here will be option C. Basically profit को assess करते वक्त अगर आप basic अपने revenues में से जो बिल्कुल प्रोडक्ट में जाने वाली कॉस्ट्स हैं वो कम कर दें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, कुछ उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और घटा दें तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है, और फाइनली जो भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं और एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब हटा दें तो आपका ऑप्शन डी यानी कि नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो तीनों ही यहाँ पे ग्रॉस, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट एक मेजरमेंट देते हैं अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी का। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, नेटेड प्रॉफिट नाम की कोई चीज नहीं होती। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसके बेसिक फॉर्मूलाज भी आने चाहिए हायर लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाने के लिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट whereas profitability is a relative one. Profitability is an absolute amount whereas profit is a relative one. Option C, profitability is a measure of the efficiency of a company in relation to the size of the business, whereas profit is an absolute number determined by the amount of income. Option D, although a company can realize a profit, this does not necessarily mean that the company is प्रॉफिटेबल। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियरली फेस पे ही दिख रहा है गलत स्टेटमेंट है। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो प्रॉफिटेबल कंपनी होती ही है ना। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, कभी भी आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दिखे ना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, तो उनमें से अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इज द एब्सोल्यूट अमाउंट वेयरएज प्रॉफिट इज अ रिलेटिव वन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। प्रॉफिट हमेशा आप टिपिकली परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं। आप देखते हैं कि 50% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, कि 100 रुपए पे जो आपने लगाए थे कॉस्ट प्राइस पे आप देखते हैं प्रॉफिट को, तो जो 100 रुपए लगाए थे उस पे आपको 20% प्रॉफिट हुआ। तो इसी वजह से प्रॉफिट एक रिलेटिव टर्म है जो आप किसी चीज के कंपैरिजन में बोलते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी एब्सोल्यूट अमाउंट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1 करोड़ लगा के 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और ऐसा भी हो सकता है 1000 रुपए लगा के 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिटेबिलिटी तो दोनों फर्म्स ने दिखाई है, जिसने 1 करोड़ लगाया और उसने भी, और 1000 रुपए लगाए उसने भी, दोनों को 100 रुपए का एब्सोल्यूट प्रॉफिट हुआ। लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग जिसने 1 करोड़ लगाया उसका तो बहुत पॉइंट परसेंटेजेस टर्म में आएगा प्रॉफिट, और जिसने 1000 रुपए लगाए उसका काफी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। प्रॉफिटेबिलिटी आपका टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाता है, जैसे इस केस में 100 रुपए, और प्रॉफिट आपका परसेंटेज टर्म्स में आपने कितना लगाया उसके कंपैरिजन में रिलेटिव टर्म हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Let's look at the next question. Increased staff productivity is one of the most important tools to increase branch profitability. Out of the following, which one is not true? स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। अगर स्टाफ की प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अब ये चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, इसमें से क्या which of the following is not true? Option A, reducing process costs. Option B, clearly defined expectations and scorecards. Option C, improved motivation and reward system. Option D, technology alone is sufficient to increase staff productivity. अब इनमें से कौन सी चीज स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, आपको ये बताना है। क्लियरली टेक्नोलॉजी अलोन इज सफिशिएंट, ये गलत है। अगर आप प्रोसेस कॉस्ट कम करते हैं अपनी, अगर अपने एम्प्लॉयज़ को एग्जैक्टली बताते हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके स्कोर कार्ड्स के थ्रू, और अच्छी मोटिवेशन रखते हैं अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट में, अपने बैंक की ब्रांच के एनवायरनमेंट में, और अच्छे रिवॉर्ड्स उनको देते हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करेगा स्टाफ की प्रोडक्टिविटी पे। लेकिन टेक्नोलॉजी का अकेला
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हो सकता. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ दीज आर योर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल ए. आपको ये रिलेटिवली इजी लगे होंगे. मॉड्यूल बी, सी और डी में फैक्चुअल डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स बढ़ते चले जाते हैं. बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सा चैप्टर था. तो आप इसके बाद अपने चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करने में, आप हमारा कोर्स प्लीज चेकआउट कीजिए, जिसमें आप JAIIB 75 के साथ अपना अच्छा खासा 75% का डिस्काउंट पा सकते हैं. आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट, बहुत सारे चैप्टर वाइज क्विजेस और हर चैप्टर के लिए एक्सप्लेनर टॉपिक्स, नोट्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपको मैं नेक्स्ट वीक मॉड्यूल बी के फर्स्ट पार्ट के साथ मिलूंगी, बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स वाले क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक.